सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर लें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली क्लासेस पर आधारित कक्षा दी जाती है। आज की कक्षा में, कल की कक्षा में भी हम लोगों ने सप्तमांश कुंडली पर कुछ चर्चा किया था। हम लोगों ने आज की कुंडली, आज की कक्षा भी सप्तमांश कुंडली पर ही आधारित होने वाली है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने बाकी समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने सप्तमांश कुंडली से काफी विषय वस्तुओं को पढ़ने का, समझने का प्रयास किया था। सबसे पहले सप्तमांश कुंडली का विचार करने के लिए दो ही विषय वस्तुओं के लिए सप्तमांश कुंडली को देखे जाते हैं। क्या मुख्य रूप से, वैसे ढेर सारी विषय वस्तुओं के बारे में अध्ययन हम लोग कर सकते हैं तो उसके बारे में भी लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यदि संतानहीनता के बारे में देखना है, उपयोग करना है, और यदि पुरुष की कुंडली है और संतानहीनता से संबंधित प्रश्न है तो लग्न कुंडली में संतानहीनता के योग देखने चाहिए या नपुंसकता के योग देखने चाहिए। यदि वे सभी प्रभावी हो रहे हैं तो सप्तमांश कुंडली को भी देखा जाए। यदि महिला की कुंडली है, संतानहीनता वाली बात है, तो बंध्या योग भी महिलाओं की कुंडली में होती है, उस योगों पर भी विचार करने चाहिए। जिस प्रकार के योग लग्न कुंडली में बनते हैं, ठीक वही योग यदि सप्तमांश कुंडली में भी बने तो संभावनाओं में बल मिल जाता है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में संतान से संबंधित ढेर सारी प्रश्नों पर कक्षा हम लोगों ने आयोजित की है। आज की कक्षा में सप्तमांश कुंडली कैसे बनाएं, इस पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सप्तमांश कुंडली आजकल तो खैर कोई बनाता नहीं है। जो सॉफ्टवेयर में जो कुंडलियां दिखती है उसी कुंडली को आधार लेकर सभी कोई क्लादेश करते हैं और वे सभी उचित ही होते हैं, सही ही होते हैं वर्ग कुंडलियां। अब यहाँ पर देखा जाए, केवल हम लोगों को सारणी समझ लेनी है कि सप्तमांश कुंडली के लिए बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि सभी विषम राशियों का सप्तमांश उसी राशि से शुरू होता है। जैसे मेष राशि का सप्तमांश मेष से ही, मिथुन का मिथुन से ही, सिंह का सिंह से ही, तुला का सप्तमांश तुला से ही, धनु से ही, मकर का व कुंभ का कुंभ से। तो विषम राशियों का सप्तमांश कहाँ से शुरू होगा, यह हम लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नवमांश कुंडली हम लोग मुझवानी समझ लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस नवमांश में है, हम लोग समझ लेते हैं कि नहीं समझ लेते हैं? जी गुरु जी, समझ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको भी समझ लेंगे। अब यहाँ पर एक नवमांश का मान कितना होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो एक नवमांश करें, एक सप्तमांश का मान कितना होता है? तो एक सप्तमांश का मान 4 अंश 17 होता है, यह याद रखना। 4 17 तक पहला सप्तमांश, 8 34 तक दूसरा, 12 51 तक तीसरा, 17 8 तक चौथा, 21 25 तक पांचवा, 25 42 तक छठा एवं 30 अंशों तक सातवां होता है। यह हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद में हम सबों को इसका मान याद रखना चाहिए। यदि मान याद नहीं है तो 4 17 में 4 17 जोड़ेंगे 18 34 हो गया, 18 34 में फिर 4 17 जोड़ेंगे तो 12 51 हुआ। इसके गुणक को भी जोड़कर समझ सकते हैं कि यदि मेष राशि ने
या मिथुन राशि में या तुला राशि में, जिस राशि में वह जिस सप्तमांश में हो, यदि कोई ग्रह तुला राशि में ही अगर 23 अंशों का है तो यह 23 अंश किस सप्तमांश में हुआ, इतना याद रखना। तो 23 अंश छठा सप्तमांश में हुआ। अगर तुला राशि में है तो तुला से 7 गिन लेंगे, तुला को 1 मान लेंगे। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मीन में चला जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तुला से, हाँ तुला से छठा, तुला तुला का तुला से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मीन, इस प्रकार से। और सम के लिए क्या है, तो ठीक 8वां सम के लिए, ठीक 8वां या ठीक 7वां, सम के लिए ठीक 7वां राशि। हाँ, सम के लिए ठीक 7वीं राशि। अब 2 है तो 2 से 8 हम लोग ग्रहों के ऊंच नीच से भी याद रख सकते हैं कि 2 नंबर राशि में चंद्रमा ऊंच का होता है तो चंद्रमा जिस राशि में नीच का होता है उससे इसका सप्तमान शुरू हो। कर्क राशि का, कर्क राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वह नीच की, बृहस्पति जो मकर राशि में नीच के होते हैं तो मकर से हो जाए। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। अब कन्या राशि का कहाँ से शुरू होगा, तो मीन से शुरू होगा। वृश्चिक का कहाँ से शुरू हुआ, तो 2 से शुरू हुआ। मकर का 4 से हो गया, मीन का 6 से हो, यानी कि ठीक 7वीं राशि से शुरू होता है। इसको समझना बनाना कोई खास बड़ी मुश्किल नहीं है। तो आप सभी, यह जो सारणी है यह बृहद पराशर होरा शास्त्र के हमारे पास में जो पुस्तक है उस पुस्तक के 32वें पृष्ठ पर यह सारणी है। हम लोग सारणी को समझे कैसे, यह समझना होता है। सारणी को कैसे समझे यह जानना होता है। एक सारणी को कई गणितीय कायदे से आप समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो एक जो अगर नहीं समझते हैं, क्रमबद्ध से अगर हम याद रखते हैं, क्रमबद्ध से यदि हम लोग सारणी याद रखते हैं तो याद रख पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसलिए समझना आवश्यक है। तो अब हम लोगों ने सारणी को समझ लिया। अब इसके बाद में हम इस पन्ने को यहां से हटाते हैं। अब यहाँ पर यह लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में यहाँ पर सम राशि है और लग्न का मान 2-20 है। इससे स्पष्ट है कि 4-17 तक पहला सप्तमांश है तो यह पहले सप्तमांश में ही है। तो 6 नंबर राशि का यानी कि सम राशि का पहला सप्तमांश कौन होता है, ठीक उससे 7वीं राशि जो है वह हो जाता है। तो यहाँ पर देखें सप्तमांश में हमने सॉफ्टवेयर से ही जो कुंडली हमने जनरेट की थी, सेम हमने वहां से बना लिया है। तो लग्न जो पराशर होरा शास्त्र के माध्यम से जो लग्न का निर्धारण करना है, जो सूत्र के सहारे जो लग्न बन रहा है वही। अब राहु को ही यदि लग्न में दिया गया है तो यहाँ पर राहु देव कहाँ है, तो यह विषम राशि में है और राहु देव का सात्मक मान 17-7 है। 17-7 है तो 17-7 जो होता है यह 17-8 से कम है। 17-8 जो है, 17-8 तक चौथा सप्तमांश होता है। स्पष्ट है कि यह तीसरे सप्तमांश में। तो जब तीसरे सप्तमांश में है तो राहु देव कहाँ चले जाए, 9 से ही शुरू होना है। नहीं नहीं, यहाँ पर एक और किस सप्तमांश में 17-8 है। 17-8 तक, 17-8 तक कौन सा सप्तमांश होता है? 17-8 तक 4-17 1 8 24 2 12 51 3 और यह चौथा 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 सप्तमांश। हाँ 17-8 तक चौथा हो गया।
तो यह चौथे सप्तमांश में आ गए। 17 7 चौथे सप्तमांश के अंदर में। तो धनु राशि से ही शुरू करके गिन लेंगे तो कहाँ तक चौथा जाएगा, तो 9 का चौथा 12 होता है। 12 में देखे राहु देव, इसी नियम से सही। अगर किसी ग्रह को और हम लोग ले लें, शुक्रदेव को ही ले, तो शुक्रदेव विषम राशि में ही है। दो विषम राशि के ग्रहों को ले लेते हैं, दो सम राशि के ग्रहों को लेकर समझ लेते हैं। शुक्रदेव तुला राशि में है। शुक्रदेव का अंशात्मक मान 12 38 है। 12 38 है तो 4 17 प्रथम सप्तमांश, 8 34 दूसरा, और 12 51 तक तीसरा, और यह 12 38 ही है तो तीसरा सप्तमांश हुआ। तो उससे तीसरा गिनेंगे कौन हो जाएगा, 9 होगा। तो 9 नंबर में ही शुक्रदेव है, 9 नंबर राशि में ही, पराशरी नियम से ही है वो, अलग नहीं है। सम राशि में विषम राशि के दो ग्रहों को हम लोगों ने देखा, और भी यदि यहीं पे सप्तमांश में युक्त है, सिंह राशि के है देवगुरु बृहस्पति, इनको भी देख रहे। तो देवगुरु बृहस्पति राशि में है और 20-15 अंशों पे है। इस अंश पे है 20-15 अंशों पे हैं। तो 20-15 अंश किस सप्तमांश में हुआ, तो यह 17-18 से अधिक है। चौथा सप्तमांश तो यहीं तक है। अब ये 5वें सप्तमांश में हो गए ना, 5वां सप्तमांश 21-25 तक, अभी क्वेश्चन 21-25 तक अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पहले पढ़ा था। 5वें सप्तमांश, तो यहीं से 5 लिए 9 में। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा भी जो वर्गकुंडलियां हैं वह भी सही है। अब इसके बाद में सम राशि में बैठे हुए एक आध ग्रह को देख लेते हैं। अब सूर्यदेव है। सूर्यदेव का अंशात्मक मान 25-29 है। 25-42 से लेकर 30 अंशों तक, 25-42 से लेकर 30 अंशों तक 7वां सप्तमांश होता है, और यह 25-42 से कम है। स्पष्ट है कि ये छठे सप्तमांश में है। तो सम राशि का सप्तमांश उससे ठीक 7वीं राशि से शुरू होता है। तो यहाँ से हम लोग 2 से छठा तुला में, तो यहाँ पर तुला राशि में। और भी सम राशि में ग्रह है, चंद्रमा है, चंद्रमा को देख ले, 26-32 पर है। 26-32 25-42 से अधिक है, यानी कि यह 7वें सप्तमांश में है। तो इसका कर्क राशि से शुरू होगा, क्योंकि 10 से 7 में कर्क है, तो कर्क से 7वां, कर्क से 7वां कौन होगा, 10। तो 10 नंबर की राशि में। इससे स्पष्ट है कि सप्तमांश कुंडली जो सप्तमांश कुंडली सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने बनाया वह सही ही है, पराशरी नियम से है। स्पष्ट होता है कि नहीं होता है? जी गुरुजी। तो जब हम लोग क्लास करते हैं तो हम सबों को इस प्रकार से एक आध बार जांच करनी ही चाहिए, देख ही लेना चाहिए कि क्या यह उचित है जिस पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पुस्तक के माध्यम से उस विधियों के अंतर्गत हम लोग। तो यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया कि सप्तमांश कुंडली से। हाँ, अभी हमने कहा कि यदि संतान से संबंधित समस्या वाली बातें हैं तो कुंडली में, यदि महिला की कुंडली में है और संतान से संबंधित समस्याएं हैं तो बड़े गंभीरता पूर्वक बंध्या योग पर भी विचार करना चाहिए कि क्या कुंडली में बंध्या योग है। ग्रहों की स्थिति के कारण कुंडली में बनने वाले योग प्रभावी होते हैं, भाव अच्छे हो या बुरे हो। अगर पंचम भाव ठीक भी है, शुभ भी है, अच्छी स्थिति भी है, परंतु कुंडली में ग्रहों के योग के कारण अगर बंध्या योग बन रहा है तो वह सुखद योग जो बना हुआ है वह फलहीन हो जाता है। यदि पंचम भाव थोड़ा खराब ही क्यों न है, लेकिन कुंडली में देखने से बहुपुत्र योग दिख रहा है, तो इस बहुपुत्र योग के कारण
पंचम भाव में बनने वाले कुछ योग जो बुरे योग बने उसका परिहार भी हो जाता है। तो हम सबों को इन बारीक तथ्यों पर भी विचार करना चाहिए। बीमारी से संबंधित फलादेश एवं संतान से संबंधित फलादेश पर बड़े अच्छे ढंग से विचार करने चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्यों पर विचार करना चाहिए। हालांकि किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, सभी प्रश्नों पर सूक्ष्म से विचार करना चाहिए। यदि आप लोग कहेंगे तो कुंडली में बनने वाले बंध्या योग या नपुंसक योग पर भी कक्षा आयोजित आने वाले समय में की जा सकती है। हालांकि हम लोग इस बार कुंडली, हाँ, एक से दो सदस्य का मेरे पास में मैसेज आया था निजी मोबाइल पर। उन्होंने लिखा था कि पांचवें भाव के स्वामी से हम अपने संतान के बारे में क्या कैसा समझ सकते हैं कि हमारा संतान कैसा होगा। केवल स्वामी। तो इसके लिए हम उन सदस्यों को, यदि वो कक्षा में शामिल हैं, तो मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न कोई बुरे नहीं है। जिस विषय वस्तु से संबंधित कक्षा चल रही हो, यदि आपको उस विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न करने हैं, लिखने हैं, तो यदि आप समूह में लिखते हैं तो और अधिक हमें प्रसन्नता होगी और खुशी भी होगी, और अन्य सदस्य भी। अभी हमें एक प्रश्न और दो प्रश्न समूह में ऐसे लिखे गए हैं जो जिस पर हम लोग कक्षा बहुत जल्द आयोजित करना शुरू करेंगे। एक नक्षत्रों पर आधारित फलादेश पर कक्षा बहुत जल्द में शुरू करेंगे। सप्ताह में एक नक्षत्र पर आधारित हम लोग फलादेश सीखेंगे, जो जयप्रकाश जी के द्वारा कई बार से इस प्रकार के प्रश्न लिखे जा रहे हैं। तो अब जो हमारे शनिवार के दिन जो पूर्व के कर्म एवं वर्तमान की समस्याएं हैं, वह एक दो शनिवार को और चलेगा, कक्षा वह समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में इस प्रकार की कक्षाएं और भी एक दो सदस्य हैं, जैसे बंटी सोनी का लिखना है, वह कुछ मुहूर्तों से संबंधित कुंडली पर हम कैसे उपयोग करें, उनका यह प्रश्न है। हम उनको यह सुझाव देते हैं कि पुनः अपने प्रश्न को दोबारा समूह में शेयर कर देंगे, माने रिपीट अगेन कर देंगे। तो हम यह कहना चाहें, हाँ, तो वो भी जो सदस्य आज हमारे पास में जो मैसेज किए हैं, उनको मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि समूह में। तो सबसे पहले पंचमेश से ही हम कुछ विषय वस्तु आगे बढ़ देते हैं। यदि पंचम भाव में यदि पंचम भाव में लग्नेश, द्वितीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश स्वयं, सप्तमेश, नवमेश या एकादशेश, तीन भावों के स्वामी, तीन भावों के स्वामी जो लाल रंग से अभी हमने यहाँ पर दर्शाया, लग्न, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां एवं 11, यदि इन भावों के स्वामी यदि पंचम भाव में हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ओवरऑल व्यक्ति अपने संतान से संतुष्ट रहते हैं। अब वह पांचवा भाव प्रथम संतान का है, ये नहीं कि सभी संतान से संतुष्ट रहेंगे। अब यदि इन्हीं भावों का स्वामी यदि सप्तम भाव में हो, यदि इन्हीं भावों का स्वामी यदि सप्तम भाव में हो, तो दूसरा संतान से संतुष्ट, ओवरऑल संतुष्ट यानी अच्छा संतान। अगर इन्हीं भावों के स्वामी यदि नवम भाव में हो, तो तीसरे संतान। हाँ, यहाँ पर एक बात हो कि कम से कम अच्छे स्थिति में हो, अपने नीच राशि इत्यादि में न हो। अब यही 11वें भाव, अब यहाँ पर 10 नंबर की राशि में कौन से ग्रह नीच के होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति। अब चौथे भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव के भी स्वामी हैं, और यहाँ पर नीच के होकर के बैठे।
तो क्या अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा गुरुजी। बुरा ना? यानी कि भाव में वह जो ग्रह बैठा, कम से कम जो ग्रहों का त्रिदोष होता है उस त्रिदोष में ना हो। ग्रहों का जो तीन दोष होता है जिसे त्रिदोष कहा जाता है, कौन कौन? एक अस्त, नीच या शत्रु राशि। तो खैर शुभ ग्रहों का शत्रु राशि में भी बैठना उतना नुकसानदायक नहीं। कम से कम नीच अस्त न हो। नीच अस्त न हो या ग्रहण दोष में न हो। ग्रहण दोष का मतलब कि उस ग्रह से राहु का कंजक्शन कम अंशों का न हो। कभी कभी राहु का कंजक्शन या युति भी बड़े लाभदायक हो जाते हैं। यहाँ तक समझ लिए हम लोग, आगे बढ़े। जी गुरुजी समझ आ गया। अब आप लोग देखेंगे कि आपके प्रथम ये जो हम लोगों ने सूत्र पढ़े, प्रथम संतान, दूसरा, तीसरा या चौथा के लिए यही 11वां भाव, आपके कौन से संतान किस भाव में ग्रह है, या वह संतान पर इस नियम नियम लागू होता है कि नहीं होता है, इस पर भी आप लोग अपना मंथन चिंतन करेंगे, ताकि जब हम कक्षा के अंत में पूछ सकें कि कितना प्रतिशत प्रभावी हो रहा है, तो आप लोग भी अपने विचार दें। अब यहाँ पर यदि तीसरे भाव का स्वामी, यदि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठता है, तो व्यक्ति स्वयं व्यक्ति स्वयं अपने बच्चों की तरह अधिकांशतः, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देख रहे, केयरिंग समझ सकते हैं, यानी कि देखभाल करने वाला दर्शाता है। बच्चे भी, जैसे कि अगर पंचम भाव में तीसरे भाव का स्वामी बैठ ही जाए, अच्छी स्थिति में हो, कम से कम त्रिदेश में न हो, तो वह बच्चा भी माँ बाप का, पिता का, माता की कोण में तो माता का देखभाल केयर करना पसंद करता है, और केयर करना भी है। यदि यही छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, यदि छठे भाव का स्वामी बैठ जाता है, तो संतान थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का हो। यदि अष्टम भाव यदि अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाता है, तो संतान के कारण हानि होने की संभावनाएं बढ़ती है। यदि दसम भाव के स्वामी बैठते हैं, तो यह संतान में विलंब करते हैं। क्या करते हैं? संतान देरी से होगी। संतान देरी से भी होगी, या कम संतान भी हो। अगर 12वें भाव के स्वामी बैठते हैं, तो संतान के कारण अपव्यय, कारण स्थितियां जो बनी, या संतानहीनता के भी सूत्र में यह सूत्र है कि यदि पंचम भाव में 12वें भाव का स्वामी बैठता है, तो संतानहीनता की तरफ। अब इस उदाहरण कुंडली में हालांकि अभी तो संतान नहीं है, यदि संतान अगर है भी, होता भी है, तो ये पंचमेश एवं खष्टरेश दोनों होकर के बैठ गए। पंचमेश एवं खष्टेश होकर के दोनों ही बैठ गए। संतान दिखने में ठीक ठाक होगा, परंतु संतान के कारण व्यक्ति के पिता हमेशा परेशान भी रहेंगे, अधिकांश समय परेशान ही रहेंगे, कम समय से। अब आते हैं कि पंचमेश किस भाव में बैठे हुए हैं, तो संतान से ही संबंधित बातें क्या हो सकती। तो अगर पंचम भाव के स्वामी लग्न में बैठते हैं, तो कम संतान होता है। अगर दूसरे भाव में, अगर सब यही पंचमेश दूसरे भाव में होते हैं, तो यह बहुपुत्र योग है। बहुपुत्र यानी कि कई संतान।
अगर यही तीसरे भाव में यदि आपके सप्तमेश हैं, भले पंचमेश हैं, तो आपकी संतान आपके सगे संबंधियों के साथ गहरा तालमेल लेकर चलने वाला है, यानी कि गहरे लगाव के साथ में रहने वाला है। यानी कि आपका संतान आपके सगे संबंधियों के साथ गहरे लगाव वाला हो सकता है। अगर यही पंचमेश चौथे भाव में हो तो यह अपने भाव से 12वें हो गया, कम संतान को दर्शाता है। यदि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही है तो यह आपको एक जो होता है आदर्श मायने में कि हाँ भाई, पुत्र संतान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला, यानी कि माता पिता के प्रति संतान का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को निर्वहन करने वाला संतान होता है यदि पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में हो जाए तो बात बात पर माता पिता से संतान विरोध करता रहता है। अगर यही पंचम भाव का स्वामी अगर सातवें भाव में होता है तो अच्छे चरित्र वाला संतान होता है, मतलब विश्वास के, मतलब आचरण अच्छे होते हैं। अष्टम भाव में भी यदि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होता है तो यह पांचवे से चौथा है, पांचवे से सुख भाव है, यह भी कई संतान को दर्शाता है। दूसरे भाव पंचमे से दूसरे भाव में हो या आठवें भाव में हो, यह कई संतान को दर्शाता है, यानी कि बहुपुत्र कह सकते हैं, बहुपुत्री हो। यदि नौवें भाव में है तो भी बहुत अच्छा, सोच बहुत आगे रहता है उसका, बहुत बड़ा सोच होगा, सकारात्मक सोच भी होगा और बड़ा सोच होगा। आप उससे कहिएगा कि बेटा कोई बात नहीं, 10,000 रुपए की नौकरी है, कर दो। कहेगा कोई बात नहीं पिताजी मम्मी, फिक्र मत करो, हम ऐसे से ऐसे कर दिए, कम से कम मेरा नौकरी तो 50,000 रुपये बड़ा होगा। यानी कि बहुत बड़ा सोचने वाला और उस पर अमल करने का प्रयास भी करने वाला। भले ही फल मिले ना मिले, फल मिलना ना मिलना अब उसको, यह ईश्वर के ऊपर की बात है, लेकिन बड़ा सोच करके उस पर अमल करने का प्रयास करना। पंचम भाव के स्वामी यदि नवम भाव में होते हैं तो ऐसे संतान, अगर यही 10वें भाव में हो, यदि यही पंचमे 10वें भाव में हो तो क्या हो सकता है। तो यदि 10वें भाव में होंगे तो भी संतान अच्छा होता है, गुण धर्मों वाला होता है, हम अच्छा ही संतान कहेंगे, सबको शिकायत नहीं होती। यदि 11वें भाव में है, यदि पंचम भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में भी है तो बहुत संतान, यानी कई संतान। अगर 12वें भाव में तो अच्छी बात नहीं, यह खराब हो जाता है। अगर पंचमेश शुभ है, नैसर्गिक शुभाग्रह है, तो संतान तो होते हैं, ठीक ठाक होता है, लेकिन कम संतान ही होते हैं, बहुत संतान के योग नहीं है। लेकिन यदि यही पंचमेश पापग्रह हो और 12वें भाव में हो तो संतान का स्वभाव ठीक ठाक नहीं रहता, मतलब संतान से मन नहीं मिलता। अगर पापग्रह ही है, पापग्रह से युक्त दृष्टि है, तो यह संतानहीनता की तरफ भी लेकर जाता है या संतान के कारण हानि भी। यहाँ पर हम लोगों ने अभी वर्तमान में जो पढ़ा, पंचमेश किस किस भाव में है हमने वह भी पढ़ा हम सबों ने, एवं किस भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हुए हैं यह भी हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे हम सभी जितने कक्षा में जुड़े हुए हैं, कम से कम सदस्य कक्षा में उपस्थित सदस्यों की संख्या 30 से अधिक है।
क्या यह सूत्र आप लोगों के कुंडली पे लग रहे हैं? लगना तो है ही, क्योंकि कोई किसी न किसी भाव के स्वामी यदि आपके भाव कुंडली में है तो ठीक है। अगर प्रथम पंचम भाव में नहीं है तो सातवें भाव में होंगे, सातवें भाव में नहीं होंगे कोई ग्रह तो नौवें भाव में होंगे। प्रथम संतान पर वह नियम लागू होगा, या दूसरे पर होगा, या तीसरे पर होगा, या पंचम भाव के स्वामी किसी न किसी भाव में तो होंगे ही। तो यह जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों के जीवन में यह कितना प्रतिशत उपयोगी बन रहा? 100%, 100%। गुरुजी लग रहा है सूत्र बिल्कुल ठीक है। 100% गुरुजी। अभी किसी सदस्य के द्वारा लिखा गया है कि 5 लॉर्ड इन 7 हाउस 100% लग रहा। चलिए ठीक है, तो यह सूत्र लग रहे हैं, तो कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो व्यक्ति प्रश्न तो पूछ लेते हैं और उसका सटीक जवाब बस भावेश ही दे देता है। उसका सटीक जवाब भावेश ही दे देता है। इन सबों को हम सबों को समझना चाहिए। अब सप्तमांश कुंडली के प्रथम भाव को, सप्तमांश कुंडली के प्रथम भाव को हम लोग कैसे देखें? अब यहाँ पर जो यह कुंडली है, इस कुंडली को हम यहाँ से हटा रहे हैं, एक दूसरी कुंडली हम लगा रहे हैं, एक दूसरी कुंडली हम लगा रहे हैं। कुंडली यही है, पति पत्नी की कुंडली हमने बनाया है। हम उस कुंडली को यहाँ पर लगाने का प्रयास करें। ये क्योंकि जब हम लोग अध्ययन कर ही रहे तो थोड़ा डीपली करते चले, क्योंकि संतान से संबंधित जब हम लोग थोड़ा देश करते हैं तो वह दंपति की कुंडली होना ही चाहिए। मुख्य रूप से महिला की कुंडली की प्रधानता होती है, लेकिन दंपति की कुंडली हो जाए दोनों की तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखा जाए कि संतान के लिए हम लोगों को यह देखना है, B7 कुंडली में जो फलादेश करते हैं, या जो हम लोगों ने वर्ग कुंडलियों का फलादेश जो हम लोगों ने किया है, या जो प्रारंभिक नियम हम लोगों ने पढ़े थे कई महीने पूर्व, 5-6 महीने पूर्व हम लोगों ने वर्ग कुंडली के फलादेश के नियम पढ़े थे। उस कुंडली, उस नियम में यह सूत्र है कि यदि कुंडली में, वर्ग कुंडली में धन योग हो, वर्ग कुंडली में यदि कोई धन योग हो तो जिस प्रश्न से संबंधित वर्ग कुंडलियां होती है उससे संबंधित अच्छे फल की प्राप्ति होती है। वर्ग कुंडली देखने से पहले वर्ग कुंडली में बनने वाले योग को देखें। यदि कुंडली में कोई भी साधारण दरिद्र योग बन रहा हो, यदि कुंडली में साधारणतया कोई भी दरिद्र योग बन रहा हो तो उस प्रश्न से संबंधित हानि होती है। सबसे पहले वर्ग कुंडली में सबसे पहले यही देखें कि कोई धन योग बन रहा है या नहीं बन रहा।
तो अब आप लोग यह जो नीचे है यहाँ पर जो एफ लिखा गया है यह महिला की कुंडली है और यह कुंडली पुरुष की है। कुंडली वही है जो हम लोगों ने जिस कुंडली पर कल अध्ययन किया था वही कुंडली, यह उनके पति की है या उनकी है। तो पहले महिला की ही कुंडली में ले लेते हैं। क्या क्या महिला की कुंडली में कोई धन योग है या कोई दरिद्र योग? देखिए आप लोग पहले महिला की ही कुंडली में देखा जाए। कल की कक्षा में हम लोगों ने यही पढ़ा था ना, यही कुंडली थी। तो जो क्षेत्र स्फुट हम लोगों ने बनाया था, तो क्षेत्र स्फुट से क्या स्पष्ट हुआ था? अच्छे बने थे या खराब? अच्छे बने थे गुरुजी। नहीं, क्या? वो कुंभ राशि में आए थे। महिला के लिए खराब था मैं गुरुदेव। हाँ, महिला के लिए खराब था, यानी कि सभी सम होना चाहिए। महिला के लिए सभी सम में होना चाहिए, जबकि सभी विषम में आए थे ना। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। और वह कुंभ राशि का ही था, जो लग्न कुंडली के छठे भाव में भी है और ये सप्तमी सेवन कुंडली के 12वें भाव में है। अच्छा, जी नहीं जी। तो आप लोग नोट कर लेंगे, याद रखेंगे कि महिला के लिए कुंभ राशि में बनी थी। और हम लोग फिर इसको जब आवश्यकता होगा तो फिर क्षेत्र स्फुट बना लेंगे। कितना देर समय लगता है? 1 मिनट में तो क्षेत्र स्फुट बन जाता है वैसी तो बात। तो क्या महिला की कुंडली में कोई धन योग है या कोई दरिद्र योग है? D7 कुंडली में किसका आकलन करें आप? तो देखेंगे प्रथम दृष्टया योग बनते हैं ग्रहों के परस्पर दृष्टि से, युति से, परस्पर संबंध से। प्रमुख प्रकार के प्रमुख योग बनते हैं। ग्रह योग के भी आधार पर बनता है। तो ग्रह योग के आधार पर ना देखें तो परस्पर दृष्टि युति के आधार पर भी देखें। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र देव की युति है। यह दो महान गुरुओं की युति है, 10वें भाव में है। यह दरिद्र योग का निर्माण कर रहा है या धन योग का निर्माण कर रहा है? धन योग का गुरुजी। गुरुजी ये तो दरिद्र योग बना। दरिद्र योग है गुरुदेव। ये दरिद्र योग का अष्टम का निर्माण कर रहा स्वामी और लगन का स्वामी। है। यहाँ जो है तीसरे भाव एवं 7वें भाव 8वें भाव का स्वामी शुक्रदेव है। तो 8वें भाव के स्वामी का संबंध कुंडली के किसी भी शुभ भाव से बन जाता है तो यह दो प्रकार के बुरे योग का निर्माण कर देता है। एक बीमारी से संबंधित योग, बीमारी से संबंधित योग भी बनाता है एवं दरिद्र योग भी बनाता है। यह दोनों ही खराब, दोनों प्रकार के, दोनों ही प्रकार के। हाँ जयप्रकाश जी बोले। जयप्रकाश जी आपका हैंड राइज था, अभी भी हैंड राइज है, कुछ कहना चाह रहे हैं बोले? वैसे ही दब गया गुरुजी, गलती से। चले कोई गलती से दब गया। कोई बात नहीं, गलती नहीं कह सकते, इसको मिस्टेक कह जा सकते हैं। बात वही है, मिस्टेक कहिए, गलती नहीं। गलती नहीं, वो मैं कुछ लगा रहा था तो दब गया उसकी वजह से। कोई बात नहीं, हो जाती। तो यहाँ पर जो है यदि 8वें भाव के स्वामी से अगर किसी भी शुभ भाव के स्वामी की युति बनती है तो वह बीमारी वाले भी योग का निर्माण करता है और दरिद्र योग का भी निर्माण करता है। और यदि कुंडली के 10वें भाव में है अगर दरिद्र योग बन जाए तो लाभ प्राप्ति कहाँ से हो? ये क्या नुकसान है? दूसरा, यहाँ पर बुध एवं शनि की युति भी है। अब यहाँ पर शनि देव पाप फल दाता है, 11वें भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। अगर पाप केवल
उसकी होती। तो यहाँ पर शनिदेव मूल रूप से क्या है, एकादश शेष है, उनकी मूल त्रिकोण राशि वहां पड़ेगी। तो द्वादश शेष की भी युति हो गई। किससे? तो कुंडली के सुख भाव से। तो जब सुख भाव के स्वामी गुरु चौथे जी या सातवां, फिर से बताएं एक बार, समझ में नहीं आया। पहला तो वह गुरु शुक्र की जो युति बनी दरिद्र योग, इसके बारे में तो समझ लिए ना। जी जी गुरु जी, जी जी। अब यहाँ पर देखे बुध एवं शनि की युति है। बुध देव चौथे भाव के स्वामी एवं सातवें भाव के स्वामी हैं। शनिदेव 11वें एवं 12वें भाव के स्वामी हैं। तो 12वें भाव के स्वामी के साथ 12वें भाव के स्वामी के साथ किसी भी ग्रह की युति भी दरिद्र योग को दर्शाता है एवं स्वास्थ्य हानि योग को भी दर्शाता है। तो दोनों जो योग युतियों के द्वारा जो योग बने, या तो दरिद्र योग ही कहा जाएगा ना। जी गुरु जी। जी गुरुजी। धन प्राप्ति योग तो नहीं बने ना। यदि धन प्राप्ति योग भी बन रहा हो, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ये कहेंगे, सभी जब क्लास चल रही है यहाँ पे कोई फलादेश नहीं हो रहा है। क्लास में तो जितना डीप तक जाकर हम लोग चर्चा करें उतना ही बेहतर होता है। कम सीखें, सही ढंग से सीखें, कुछ भी छुपाया ना जाए, कोई भी चीज को रहस्य में ना डाला जाए। यहाँ पे जो शनि देव हैं वह एकादश शेष की बात शुरू हुई थी धनयोग पर। लघु पराशरी पुस्तक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या हमने कई बार कहा भी है कि यदि 12वें भाव में किसी भी ग्रह की कोई भी राशि हो, यदि उस ग्रह की कोई दूसरी राशि है और वह जिस भाव में है उसके अनुरूप फल देता है, उसके अनुरूप वह फल देता है। फिर आप कहेंगे कि गुरु जी आपने कहा कि धन योग, तब तो फिर शनि की युति एकादशेश एवं चतुर्थेश की युति हो गई, या एकादशेश और सप्तमेश की युति हो गई। तो एकादशेश से सप्तमेश की युति होना या चतुर्थेश का युति होना, यह धन को दर्शाता है, यह धन को भी दर्शाता है। कई प्रकार के संभावनाओं को लेकर चलना चाहिए। यह दोनों प्रकार की संभावनाएं व्यक्त हो गया यहाँ पर कि नहीं हुआ? गुरु जी धन योग तो लक्ष्मी स्थानों से बनता है ना। धन योग एकादशेश द्वितीयेश का भी संबंध हो जाएगा, धन योग हो जाएगा एकादशेश और लक्ष्मी आदशेष विश्व। और द्वितीयेश का संबंध अगर धन लक्ष्मी स्थानों यानी कि त्रिकोण के स्थानों से बनता है तभी ना। नहीं ना, वो भी सूत्र है, ठीक है। किसी भी केंद्र भाव के स्वामी की युति किसी भी त्रिकोण भाव से हो जाए तो यह विष्णु लक्ष्मी योग हो जाता है, यह महान संभावनाओं वाला योग हो गया। यह तो पद प्रतिष्ठा नौकरी चाकरी धन दौलत वैभव सभी प्रकार के सुखों को देने वाला हो जाता है। ये उससे बड़ा तो कोई योग ही नहीं। यानी कि केंद्र भाव के स्वामी और त्रिकोण भाव के स्वामी का युति सबसे बेहतर संबंधों को दर्शाता है। उसको सभी प्रकार के जितने प्रकार के अच्छे योग है सभी से आप संज्ञा लेंगे। धन योग, विद्या बुद्धि योग, संपन्नता के योग, पारिवारिक खुशहाली के योग सभी हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पर आया जाए कि एकादशेश का युति दशम भाव से हो जाए, परस्पर संबंध हो जाए, फिर भी धन योग एकादशेश का पंचमेश से हो जाए, परस्पर संबंध धन योग हो जाए। इस शुभ भाव से एकादशेश का संबंध होना आय के लिए अच्छा है। हम लोगों ने चर्चा किया कि धन योग होना आवश्यक है। तो यहाँ पर धन योग की संभावनाएं तो बन गई यदि हम लोग एकादशेश मान। धन योग की संभावना बनी या नहीं बनी? जी गुरुदेव बनी। बनी, परंतु यह जो बुध एवं शनि की युति है साथ में केतु भी है।
इस युति से 12वें, इस युति से दूसरे खराब ग्रह भी हैं। इस युति से दूसरे भाव में यानी कि अष्टम भाव में नीच के सूर्य देव हैं। एवं एक तरफ मंगल ही है, पापक ग्रह ही, दोनों ही तरफ तो पापक ग्रह, यानी कि स्वयं वह युति पाप युक्त भी है और पाप कर करीब में भी है। तो क्या यह युति, अब यहाँ पर हम आपसे लोगों से यह चर्चा करेंगे कि यदि किसी ग्रह की दो राशियां होती है तो वह किस राशि का फल ज्यादा देगा। तो अगर वह राशि या युति पाप प्रभावित है तो जिस भाव में उसकी राशि का फल देने वाला है उस राशि का ज्यादा फल देने लगता है। तो यहाँ पर शनि की जो राशि है 12वें भाव में है, वह उसका ज्यादा फल दे देगा। अगर यही युति शुभ फलदायी होता, शुभग्रह से युक्त होता, शुभग्रह से दृष्ट होता, भाव जिस भाव में बना हुआ है वह भाव शुभ कर्तरी में होता, तो शुभ फल देने वाला युति का विकास हो जाता है, नहीं कि एकादश इसका फल ज्यादा देने लगता है। माहौल के अनुसार भी तो गुण विकसित होते हैं कि नहीं होते हैं? जी गुरुजी होते हैं। होता है। माहौल के अनुसार भी गुण विकसित होते हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव पाप कर्तरी, सप्तम भाव में पापग्रह, उसमें युति, इसलिए यह दोनों ही धन योग दरिद्र योग, या दोनों ही दरिद्र योग का प्रभावी हो गया। तो जब दरिद्र योग है ही कुंडली में तो फिर संतान सुख कहाँ से होगा? फिर संतान सुख होने की संभावनाएं बनी? नहीं गुरुजी नहीं बनी। इन्होंने पूछा था कि क्या, आजकल तो कई विधियां हैं संतान के लिए ना, कई विधियां भी है, हम मेडिकल विधियां अपनाने का प्रयास करें। हमने कहा कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, ईश्वर भरोसे चलिए। अब यही देखा जाए क्या पुरुष की कुंडली में धन योग है कि नहीं है, इसी प्रकार से हम लोग पुरुष की कुंडली में भी जांचेंगे। यदि वैसी बात है तो सप्तमांश कुंडली में, अब एक ही बात सभी कुंडलियों में। अब यहाँ पर देखा जाए कि संतान होगा कि नहीं होगा, इसके लिए सप्तमांश कुंडली के लग्न को अवश्य देखना चाहिए। लग्न ठीक है या खराब है? तो लग्न यदि खराब हो जाए, लग्न यदि खराब हो जाए तो संतान सुख कहाँ से होगा? नहीं होगा। यह लग्न पाप कर्तरी में भी है, एक तरफ सूर्य की दृष्टि है तो दूसरे तरफ मंगल की दृष्टि है। एवं भाव पर बुध की समग्रह की दृष्टि है। शनि एवं बुध दोनों ही समग्रह हैं और इन दोनों की दृष्टि यहीं पर है। बुध की नीच दृष्टि भी है और शनि द्वादशेष का रूप यहाँ पर ज्यादा निभा रहे हैं क्योंकि ये पापकर तरी में हो गए, तो द्वादशेष की भी दृष्टि। यह लग्न कहाँ तक अच्छा हुआ? क्या देवगुरु बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव यहाँ काम करेगा? नहीं गुरुजी नहीं कर पाएगा। अब एक देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे? लग्नेश केंद्र में ही हैं, अपने स्वराशि के हो गए, मजबूत हो गए, परंतु अष्टमेश से युक्त हो गए। जो ग्रह अष्टमेश से युक्त हो जाता है वह बलहीन हो जाता है, फलहीन हो जाता है, अपने भावों के लिए नुकसान देने लगता है, यानी भाव का फल देने लगता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बलहीन हो गए अष्टमेश से युक्त होने के कारण, इसलिए लग्न कमजोर हो गया। लग्न में राहु भी है, केतु भी है। राहु केतु को यदि छोड़ भी दिया जाए तो लग्न पाप कर तरी में हुआ
एवं समग्रह नपुंसक ग्रह के द्वारा लग्न देखा जा रहा है, क्या संतान की संभावनाएं बनती है? नहीं गुरुजी, नहीं बन पा रही है। नहीं बनते गुरुजी। और यही लग्न कुंडली हम लोगों ने कल फलादेश किया था। तो लग्न कुंडली के फलादेश करने में हम लोगों ने यह पाया था कि संतान होने की पूरी संभावना है। कल की ही तो बात है, जी कल की ही गुरुजी। तो बात है। जी गुरुदेव। बातें कल की याद आ रही है ना? जी 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 गुरुदेव। अच्छा जी, बिश्नोई जी आपका हैंड राइज है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप क्या? सर मैं ये कह रही थी कि ये जो योग है हम D1 और D9 से देखते हैं, और D7 से तो हम वैवाहिक जीवन या दोनों कपल का सामंजस्य कैसा रहेगा वो देखते हैं। यहाँ पर ये धन योग और ये कैसे देखे रहे, D7 से कैसे देख रहे हैं हम लोग? अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। प्रश्न का तो उत्तर चर्चा होना ही चाहिए। हाँ जयप्रकाश जी, आप कुछ, आपका भी हैंड राइज है दोबारा। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर लगन जो है पाप पत्री में हो और लेकिन लगन को पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, उस केस में क्या होगा? अगर लग्न शुभ प्रभावित है तो पाप वाले को बल दे, पाप कितना है वो उसके बल का निर्धारण करेंगे, शुभता के बल का निर्धारण करेंगे, फिर मिश्रित फल हो जाएगा। हाँ भी ना भी तो फिर ग्रहों के गोचर और दशाओं का भी फिर आकलन कर लेंगे। जी। अच्छा, यहाँ पर यदि किसी सदस्य को, अभी यहाँ किरण बिश्नोई जी का प्रश्न जो है उनका भी प्रश्न है, जरा कोई भी सदस्य पुनः किरण बिश्नोई जी अपने प्रश्न को दोहराए, एवं अन्य कोई सदस्य यदि इनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तो इनके प्रश्नों के उत्तर दे। किरण बिश्नोई जी, आप अपने प्रश्न को दोबारा रखें। सर मेरा ये प्रश्न था कि हम अगर किसी का धन योग या अन्य योग देखते हैं तो वो D1 और D9 से देखते हैं, D7 से तो हम अपना मतलब शादी है या पति पत्नी का संबंध है वो सब देखते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि यहाँ धन योग D7 से कैसे देख रहे हैं। ठीक है। अब इनका कहना है, किरण बिश्नोई जी का, कि D7 कुंडली से पति पत्नी के संबंध को देखते हैं। क्या इनकी बातें उचित है? कोई सदस्य तो बोले। नहीं गुरुजी, इस पे गुरुदेव। मेरा ये नहीं, मत रहेगा। देखा जाता है। हाँ जी, कोई एक सदस्य, अब चंदन जी आप ही बोले। हाँ। मैं ये कह रहा था गुरुजी की संतान धन से बड़ा धन कोई धन होता नहीं है। और बातें हो नहीं है। हाँ। ये एस्ट्रो साइंस प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ गुरुजी, मेरा भी यही कहना है कि जो संतान अच्छी संतान का प्राप्त होना और उससे संतान सुख मिलना, ये भी एक धन ही है ना। हाँ जी, एक तरह ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब चंद्रा जी आप इनके प्रश्नों पर कुछ बोलेंगे? जी गुरुदेव। जो इन्होंने प्रश्न किया है कि इस कुंडली से धन योग नहीं देखते हैं या धन योग केवल D1 D9 से देखते हैं, तो मेरा ये कहना है कि जितनी भी हमारी वर्ग कुंडलियां हैं उन सब से हम सारे योग देखते हैं, लेकिन वो सभी योग जैसे धन योग या हम दैन्य योग जो भी बात करते हैं वो हम उस प्रश्न से संबंधित, जैसे संतान है तो D7, पढ़ाई है तो D24 में धन योग होगा तो वो उसको मिलने की संभावना ज्यादा होगी। तो हर वर्ग कुंडली से दो योग देखे जाते हैं, लेकिन उससे स्पेसिफिक चीजें ही हम देखते हैं। धन का मतलब केवल पैसा नहीं है। धन का मतलब यदि संतान है तो संतान की प्राप्ति है, या घर अपने सामाजिक मान लीजिए हमारे सोशल स्टेटस है तो वो उसकी प्राप्ति है। इस तरह से विभिन्न चीजें हैं, ये मेरा कहना है। इनका एक यह भी कहना था कि D7 कुंडली से हम पति पत्नी के संबंधों को देखते हैं या परस्पर। नहीं गुरुदेव, नहीं, हम नहीं देखते हैं। D7 से हम संतान देखते हैं और संतान देखते हैं बस। D9 कुंडली से
पति पत्नी से संबंधित जितने भी संबंध है, पति पत्नी के बीच में जितने प्रकार के रिश्ते बन सकते हैं, संबंध बन सकते हैं, बात व्यवहार हो सकती है, परस्पर आपसी मित्रता, शत्रुता, दोस्ता, चाहे जो भी है, वह परस्पर जो है वह D9 कुंडली से देखेंगे। और केवल D9 कुंडली से हम केवल आपस में पति पत्नी की सहभागिता या वैमनस्यता नहीं देखते, बल्कि हमारे जीवन के जो अभिन्न मित्र हैं उसके बारे में भी नवमांश कुंडली से प्रदर्शित किए जाते हैं। और सप्तमांश कुंडली से पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ D9 कुंडली। सप्तमांश कुंडली से सिर्फ रिश्ता अपने संतान का। हम लोग D7 कुंडली के एक एक भाव से क्या क्या देखते हैं उस पर भी हम लोग आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। जी गुरुजी, चलिए ठीक है। हाँ ठीक है। अब जब एक एक भाव से जब चर्चा करेंगे ना, आप भी अपना लग्न कुंडली बना लें और सप्तमांश कुंडली भी बना के रखें, ठीक जिस प्रकार से हमने यह बनाया है। तो कम से कम एक आप अपनी लग्न कुंडली, सप्तमांश कुंडली एवं D9 कुंडली, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक हाँ भाई कर्सर आ मिल जाए, हाँ यहाँ पर इस प्रकार से बना लें पेपर पर, और प्रतिदिन की क्लास में जब शामिल होते हैं तो रखें और प्रदेश के सूत्रों को आप अपने कुंडली पर लगाकर देखें कि प्रभावी हो रहा है कि नहीं। अच्छा, तो अब यहाँ पर यह देखा जाए कि यह जो महिला की कुंडली है, महिला का कुंडली का लग्न भी काफी खराब हो रहा है। यदि लग्न ठीक ठाक है, लग्न पूरा खराब नहीं है, लग्न पूरा खराब नहीं है, तो लग्न हल्का भी शुभ अगर प्रतीत होता है तो संतान होने की संभावनाएं बनती है। यहाँ तो अब क्षेत्र अस्फुट का भी खराब हो जाना, यहाँ पर इस कुंडली में क्षेत्र अस्फुट का भी खराब हो जाना, और D7 में क्षेत्र अस्फुट का अच्छी स्थितियों में ना होना, एक यह बना। दूसरा, कुंडली में बनने वाले बुरे योग, दरिद्र योग भी संतानहीनता को दर्शा दिए। दूसरा, लग्न भी काफी खराब हो जाना एवं लग्न का पाप कर तरी में हो जाना, लग्न पर विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव हो जाना। हालांकि सूर्य की दृष्टि उतनी नुकसानदायक नहीं है, लेकिन सूर्य से पाप करतरी तो हो ही गया, सूर्य से ही पाप करतरी हो गया। लग्न का पाप करतरी में होना, लग्न पर नपुंसक ग्रहों का दृष्टि होना, लग्न पर शनि की दृष्टि होना, यह लग्न को खराब किया, यानी कि तीसरे कायदे से भी यह पूरा खराब हो गया। तो क्या संतान की स्थितियां बन सकती है? अरे प्रभु, इसको म्यूट कर लीजिए सभी। हम यहीं से माइक बंद करें क्या? जी गुरुदेव, कर दीजिए। नहीं, अभी तो खैर सभी की माइक बंद हो गई। देखते हैं कोई दूसरे देखें कोई। हालांकि हमने अनाउंसमेंट समूह में लिंक तो दिया था, परंतु अनाउंसमेंट समूह से एक भी सदस्य शामिल नहीं है। जो वही सदस्य हैं जो नियमित रूप से शामिल होते हैं। वो अच्छा, खैर गलती से हो जाता है गुरुजी, कभी कभी हाथ लग जाता है तो हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उतनी तो चलती रहेगी जब एक से अधिक व्यक्ति होते रहता है। तो यह लग्न खराब हो गया, इसलिए तीन तीन प्रकार से सप्तमांश कुंडली में यह बुरे योग बन रहे हैं, जिसके कारण संतान होने की संभावनाओं में कमी आ है। क्या अब यहाँ पर यह देखा जाए कि यह योग इस पुरुष की कुंडली में क्या संतान के योग हैं या नहीं? तो लग्न में ही देखें, कुंडली का अकारक ग्रह भले ही संतान कारक है तो क्या हो गए, लेकिन D7 कुंडली के अकारक बनकर के लग्न में ही नीचे हो गए, बुरे फलदाता हो गए, एवं लग्न भी
पापकर्तरी में हो गया। लग्न भी पापकर्तरी में हुआ। जब बात संतान की हो जाए, जब बात संतान की हो जाए और बुध देव या शनि देव लग्नेश न हो या सप्तमेश न हो या पंचमेश न हो, यहां पर एक यह समझना बड़ी आवश्यक है। वह क्या समझना आवश्यक है? संतान से संबंधित फलादेश में यदि बुध या शनि, बुध या शनि संबंधित भाव के स्वामी, यानी कि प्रथम संतान देख रहे हैं तो 5वें भाव के स्वामी या लग्न के स्वामी या 7वें भाव के स्वामी, इन तीनों भावों के स्वामी यदि बुध या शनि नहीं है और इन लोगों के द्वारा अगर संबंधित भाव देखा जा रहा होता है तो संतान सुख से कुछ दूर करते हैं। संतान सुख से कुछ दूर करते हैं। दूर करते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह समग्रह हैं, नपुंसक ग्रह हैं। तो यहाँ लग्न जो है, अब यहाँ पर कहेंगे कि मित्र दृष्टि देख रहा है, ठीक है, लेकिन ये बुध देव लग्नेश भी नहीं है, सप्तमेश भी नहीं है एवं पंचमेश भी नहीं। लग्नेश व्यक्ति स्वयं होता है जो पिता या माता बनना चाहता है। सप्तमेश वह होता है जो पिता या माता बनने में सहयोग देता है। पंचमेश वह है जिसकी प्राप्ति करनी है। यदि इन तीनों में से कोई नहीं है और बुध शनि और संबंधित भाव से संबंध बनाता है तो वह सहयोग नहीं करता। वह क्या नहीं करता है? सहयोग नहीं करेगा। सहयोग नहीं करेगा। हालांकि बुध की वहां पर 10 नंबर की राशि मित्र की राशि है, मित्र की राशि को देख रहा है, लेकिन सहयोगात्मक दृष्टि बिल्कुल नहीं है। इसको उससे क्या लेना देना है? इसको नपुंसक है सब। तो इस लग्न कुंडली का भी D7 कुंडली का भी लग्न कमजोर है, यानी कि D7 कुंडली का लग्न जितना अच्छा होता है वह संतान सुख को दर्शाता है। अगर यदि लग्न ही खराब है, D7 कुंडली का लग्न ही खराब है, तो यह पूर्व के कर्मों का ही फल है। यह पूर्व के कर्मों का ही फल है। यह हमें समस्या है। तो आशा आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं और फिर कल की कक्षा में इससे आगे हम लोग पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। और एक बात और, हम पुनः यहाँ पर चर्चा कर रहे, अभी कोई भी सदस्य कक्षा से लेफ्ट नहीं करेंगे। एक प्रश्न है कि रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद में हम लोग अपना चर्चा कर लेंगे, और यदि कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग अपने अपने मित्रों को भी, कम से कम 1-2 मित्रों को भी शेयर करेंगे कि कक्षा कैसी रही। इसके बारे में समूह में भी आप लोग